हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 से 5 लेक्चर में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। और इस चैप्टर में प्राइमरीली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। एनालिसिस हम कर चुके हैं। चैप्टर 2 एंड 3 हमारा एनालिसिस था, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था। We are done with the internal and external analysis. We are done with the SWOT analysis, and we are done with the corporate competitive strategy. माइकल पोर्टर के कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, राइट? तो नाउ इन दिस चैप्टर इज प्योरली चैप्टर फॉर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, जहां हमें डिफरेंट क्या क्या हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हाईली इंपॉर्टेंट है, खास करके केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के बारे में ही आपको बेसिकली स्टडी करना है, तो इट्स अ वाइटल चैप्टर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, दैट इज योर स्ट्रैटेजिक चॉइस, तो पहले देखो कि सबसे पहले कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर एग्जैक्टली। चैप्टर का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। तो दो मेजर टॉपिक्स हम यहाँ रखेंगे, टू मेजर टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो है हमारा वो हो जाएगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। देखो, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू सी द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में हमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को देखना है। और देन आफ्टर वी हैव टू सी सर्टेन स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। सो पोर्टफोलियो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास यहाँ। अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं या फिर बिजनेस में हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसके बारे में वी हैव टू स्टडी। तो ये दो मेजर टॉपिक्स हैं और दो टॉपिक पे आपका पूरा चैप्टर आधारित है। हालांकि आप ये मत सोचना कि इसके अंदर मतलब बस ये टॉपिक है, इसको इंट्रोडक्शन ले लेना है, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर भी आपको क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है, और स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के अंदर भी आपको डिफरेंट एनालिसिस को देखना है। ठीक है, डिफरेंट मैट्रिसेस को देखना है आपको। बट ये दो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे पास। स्टार्ट करेंगे पहले से, दैट इज योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। उससे पहले वी हैव टू गेट इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी। हालांकि हमने पहले भी इस पे बात करी थी टाइपोलॉजीज की। अगर हम बात करें तो टाइपोलॉजीज आप ऑलरेडी जानते हो। इस चैप्टर में हम उसको समराइज करते हैं, दैट्स इट। समराइजेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि टोपोलॉजी आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये दो टॉपिक्स हैं आपके पास, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक चॉइस, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की, अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की, तो यहाँ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी। टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी, वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजीज। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लेवल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आपको याद होगा, डेफिनेटली याद होगा, राइट? आप अगर रिकॉल करिए तो क्या पढ़ा था हमने? हमने कहा था किसी भी लार्ज एंटरप्राइज के केस में हमारे पास कितने लेवल होते हैं स्ट्रैटेजिक के, कितने स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं किसी भी लार्ज एंटरप्राइज के केस में? तो वी सेड दैट देयर आर 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स। 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं हमारे पास। सबसे टॉप का जो लेवल होता है उसको क्या बुलाते हैं? बोलते चलो, आप पढ़ चुके हैं ना इसको, तो इसको बोलते चलना है साथ ही साथ। इसको बुलाते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। क्या बुलाते हैं इसको? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। बीच वाले को क्या बुलाते हो आप? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। इसको आप बुलाते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। और सबसे नीचे वाले को क्या बुलाते हैं आप? उसको आप बुलाते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के केस में विलियम एफ ग्लिक एंड एल.आर. जॉर्ज, तो इसको हम ग्लिक एंड जॉर्ज कह देते हैं। ग्लिक एंड जॉर्ज ने 4 स्ट्रैटेजीज, ग्लिक एंड जॉर्ज ने 4 स्ट्रैटेजीज, या आप कहो कि 3 स्ट्रैटेजीज सजेस्ट किए। 4 बोल दो या 3 बोल दो आप। एक होता है स्टेबिलिटी, ठीक है, एक होता है ग्रोथ, और तीसरा होता है रिट्रेंचमेंट। और 4 या 3 मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो चौथा होता है वो इनका कॉम्बिनेशन होता है।
तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बुला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी वाज सजेस्टेड बाय ग्लुक एंड जॉर्ज, एंड ग्लुक एंड जॉर्ज ने कितने स्ट्रैटेजीज हमें दिए, 3 स्ट्रैटेजीज को दिए, और चौथा इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो टोटल 4 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल है इन द केस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। जब हम बिजनेस लेवल पे आते हैं तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक होता है कोऑपरेशन का, तो हमने कहा कंपीट ना करके अगर हम कोऑपरेट करना शुरू कर दे तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, माइकल पोर्टर ने। और कितने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी दिया माइकल पोर्टर ने, याद होगा आपको, यहाँ भी 4 थे हमारे पास। तो माइकल पोर्टर ने कॉन्सेप्ट दिया किसका, कॉस्ट लीडरशिप का, कॉस्ट लीडरशिप। सेकंड ऑप्शन किसका था, डिफरेंशिएशन का। थर्ड ऑप्शन किसका था, फोकस का। एंड फोर्थ ऑप्शन था बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, जो इसका क्या होता है, बेसिकली बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। देन वी हैव द फंक्शनल स्ट्रैटेजी, तो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के लिए वी हैव फंक्शनल स्ट्रैटेजीज एज वेल। तो वो सबसे नीचे के लेवल पे जाता है जहां हमारे पास फंक्शनल स्ट्रैटेजी या फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज को हम देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी हो गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, HR स्ट्रैटेजी हो गया, R&D हो गया, एंड सो ऑन, राइट। तो ये भी तो एक क्लासिफिकेशन था, ये भी तो एक टाइपोलॉजी था। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइपोलॉजी बेस्ड ऑन व्हाट, स्ट्रैटेजिक लेवल्स। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के लेवल, 3 तरह के स्ट्रैटेजीज दिखाई देती हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। लाइकवाइज अदर बेसिस भी हो सकते हैं स्ट्रैटेजी को क्लासिफाई करने का, जैसे ग्रोथ साइकिल अगर ले लो आप बिजनेस के लाइफ का। अगर हम बिजनेस के लाइफ का ले लें या स्टेज ले लें बिजनेस के लाइफ का, तो बिजनेस के लाइफ के स्टेजेस में क्या डिफरेंट स्टेजेस में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होंगी, क्या डिफरेंट स्टेजेस में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होंगी, टेल मी। आप क्या बोलोगे, नहीं, डिफरेंट स्टेजेस में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होंगी। तो डिफरेंट स्टेजेस में क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं बिजनेस लाइफ साइकिल के। तो वो भी एक आधार हो सकता है क्लासिफिकेशन का। तो देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके आधार पे हम स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द टाइपोलॉजीज व्हाट वी हैव टू कवर हियर, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा कि कॉर्पोरेट लेवल को किसने दिया था, ग्लुक एंड जॉर्ज ने दिया था। तो अगर हम टाइपोलॉजीज की बात करें, अगर हम टाइपोलॉजीज की बात करें, वी कैन सिंपली से दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ strategies can be done based on सबसे पहला क्या हो गया, कैन बी डन बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो अभी हमने देखा है कितने लेवल्स हैं हमारे पास, 3 लेवल्स हैं, और 3 लेवल्स पे 3 डिफरेंट तरह के स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई करते हैं। तो पहला क्या हो गया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सेकंड बेसिस क्या हो सकता है, बिजनेस के लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। और तीसरा जो आपने बीच के लेवल में देखा था, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन के आधार पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे स्ट्रैटेजी के टाइप्स, स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल के आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी यू विल गेट, एंड कंपटीशन के आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी यू विल गेट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं अभी, यहाँ बताओ मुझे कि कंपटीशन के आधार पे कितनी स्ट्रैटेजीज आपको दिखती हैं, क्या बोलोगे, सर ये दोनों रहा। क्योंकि कंपटीशन को डिफीट करने की बात किस लेवल पे होती है, बिजनेस लेवल पे। बिजनेस लेवल पे ही हम डिसाइड करते हैं हाउ टू डिफीट कंपटीशन। तो कंपटीशन को डिफीट करने के लिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। यानी कि कंपटीशन के आधार पे 2 तरह की स्ट्रैटेजी हो जाएंगी, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे 3 तरह के स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। बात आती है स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल के आधार पे, तो बिजनेस लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं। PLC को याद कर लो आप, इंट्रोडक्शन था, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। क्या चारों स्टेज में सेम स्ट्रैटेजी लगाओगे आप, बिल्कुल नहीं लगाओगे। जब आप इंट्रोडक्शन में होते हैं देन यू अप्लाई स्ट्रैटेजी लाइक मार्केट पेनिट्रेशन, जहां आप अपने सेल को क्या करते हैं, सेम मार्केट में बढ़ाते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको सेल को ही तो बढ़ाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है कस्टमर में, सेल को बढ़ाना है ताकि आप ग्रोथ स्टेज में जाओ। तो यहाँ आप मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं।
जब आप ग्रोथ स्टेज में जाएंगे बिजनेस के साइकिल के, उस कंडीशन में आप ग्रोथ करने की कोशिश करोगे तो वहां ग्रोथ लगेगा। जब मैच्योरिटी में जाते हैं तो अब मार्केट तो नहीं बढ़ सकता, तो वी अप्लाई द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, वहां हम स्टेबिलिटी को अप्लाई करते हैं। और जब डिक्लाइन में जाते हैं तो हो सकता है हम डाइवेस्टमेंट रिट्रेंचमेंट को अप्लाई करें। तो 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, उसके आधार पे भी टाइपोलॉजीज डिफाइन किए जा सकते हैं। तो 3 बेसिस है टाइपोलॉजी को डिफाइन करने का। पहला हो गया लेवल, दूसरा हो गया लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस, एंड तीसरा हो गया कॉम्पिटिशन। दिस इज व्हाट द टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी इज। ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सरप्राइज फॉर्म में आ जाते हैं। तो आपने क्या कहा, टाइपोलॉजीज को हम कैसे देख सकते हैं? सो हम फिर से एक सब हेडिंग लगा देते हैं, टाइपोलॉजीज, रखते हैं बेस, और इधर कर देते हैं हम टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला जो आधार है हमारा, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने स्ट्रैटेजिक लेवल होते हैं? तो फर्स्ट स्ट्रैटेजिक लेवल इज कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं व्हाट यू कैन अप्लाई, है ना? तो कौन कौन सा था? सबसे पहला था ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्रोथ से भी पहले स्टेबिलिटी था, सीक्वेंस को रखते हैं हम इंटैक्ट। फर्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, करेक्ट। सेकेंड वन इज द ग्रोथ स्ट्रैटेजी, थर्ड वन इज द retrenchment strategy, stability, growth and retrenchment strategy, and fourth one is the combination strategy, fourth one is the combination strategy। तो ये बात हो गई कॉर्पोरेट लेवल की। किसने दिया था? तो हमने कहा था ग्लिक एंड जॉर्ज ने, ग्लिक एंड जॉर्ज ने। सो दिस इज योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बाद आता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज होते हैं प्राइमरीली। एक हो गया कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, एंड द सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड हो गया फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? तो हम कहते हैं सर यहाँ वी विल हैव फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। तो जरा गौर करो, ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लार्ज एंटरप्राइजेस में हमने स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था। 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो इसके आधार पर 3 तरह के स्ट्रैटेजीज हमारे को दिखाई देंगी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट ग्लिक एंड जॉर्ज ने दिया था। इसको डायरेक्शनल भी कहते हैं, इसको मास्टर स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाई हो जाता है। यहाँ हमारे पास 4 स्ट्रैटेजिकल ऑप्शंस होते हैं। पहला तो हो गया स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, और चौथा होता है इनका कॉम्बिनेशन, जिसको हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। जब सेकंड लेवल पे आते हैं बिजनेस लेवल पे, तो बिजनेस लेवल पे वी हैव 2 ऑप्शंस, वन इज द कॉम्पिटिटिव, वन इज द कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव, जहाँ कॉम्पिटिटिव का कॉन्सेप्ट माइकल पोर्टर का पढ़ोगे। फंक्शनल लेवल पे हमारे पास फंक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया स्ट्रैटेजी का। तो दिस इज आवर फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब चलते हैं नाउ सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, our second basis of classification is हमने लाइफ साइकिल को रखा था या कंपटीशन को? लाइफ साइकिल को। स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। अब मुझे बताइए कितने स्टेजेस होते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल में? तो आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल में। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 4 स्टेजेस आर देयर। तो अब अगर हम इसके अंदर टेबल के अंदर टेबल बना दें, एक हो गया स्टेजेस का और एक हो गया स्ट्रैटेजी का, स्टेजेस एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? तो पहला स्टेज कहलाता है इंट्रोडक्शन। पहला स्टेज क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में हमने कहा था जैसे हम कैसी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मार्केट पेनिट्रेशन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लगा सकते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन लगा सकते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। पहले भी सीख चुके हो आप, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो इंट्रोडक्शन में क्या लगाया? मार्केट पेनिट्रेशन लगा दिया। दूसरा मान लो सेकेंड स्टेज होता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ के फेज में कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे? ग्रोथ स्ट्रैटेजीज लगाएंगे। यहां ग्रोथ स्ट्रैटेजीज लगती हैं। और तीसरा हो गया हमारे पास क्या? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या अप्लाई कर सकते हैं? स्टेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एक बात सोचो, आप फिर से देखो सर, ये स्टेबिलिटी ग्रोथ ये तो उसी का पार्ट है। किसका? कॉर्पोरेट लेवल का। तो बस ये डिफरेंट बेसिस हैं स्ट्रैटेजी को क्लासिफाई करने के, डिफरेंट बेसिस हैं स्ट्रैटेजी को देखने के। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी नए आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो आपके पास वही है जो आपने कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल में स्ट्रैटेजीज की बात करी थी। स्ट्रैटेजीज आपके पास वही है। इट इज जस्ट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस आधार पे हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो हमने लेवल के आधार पे क्लासिफाई किया था, दूसरा हम बिजनेस के लाइफ साइकिल के आधार पे देख रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी ये नहीं है, इसका पहले से कुछ लेना देना नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइन। डिक्लाइन में हमने क्या कहा? वी कैन अप्लाई डाइवेस्टमेंट। हम डाइवेस्टमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? बिजनेस लाइफ साइकिल। और तीसरा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपटीशन। तीसरा बेस हमारा किसका है? कंपटीशन का हमारा तीसरा बेस है। कंपटीशन के आधार पे हमने कहा था दो हो सकती हैं। पहला हो गया आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। अब बताओ तो कितने ऑप्शंस होते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में? कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में टोटल कितने ऑप्शंस होते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलोगे आप? सर टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है हमारे पास यहाँ? कॉस्ट लीडरशिप। पहला ले लिया किसे? कॉस्ट लीडरशिप को। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप के बाद डिफरेंशिएशन। और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? फोकस। और चौथा क्या है? इनका कॉम्बिनेशन है जिसे कहते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो यहां हम नाम देंगे किसका? माइकल पोर्टर का। तो ये हो गया हमारा क्या? कंपटीशन के आधार पे। अब कंपटीशन के लेवल पे जब हम जाते हैं, कंपटीशन के आधार पे जब हम स्ट्रैटेजीज को देखते हैं, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी आता है एंड दैट इज कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी। कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी? तो आप कहते हैं कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि कंपीट करने के बजाय हम कॉपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो किस तरह से कॉपरेशन कर सकते हैं? जैसे आपने कहा सर ज्वाइंट वेंचर बन गया, या फिर आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात कर लो, है ना, ज्वाइंट वेंचर की बात कर लो, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात कर लो, या फिर आप मर्जर्स की बात कर लो। तो दीज आर द कोऑपरेशन। इसके आधार पे हम क्या करते हैं? कोऑपरेशन करते हैं। तो थर्ड बेसिस में भी द कंपटीशन। सो 3 बेस है, 3 तरह से हम देख सकते हैं स्ट्रैटेजीज को, 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द बिजनेस लाइफ साइकिल एंड बेस्ड ऑन द कंपटीशन, है ना। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बट आप जानते हैं इंस्टीट्यूट को दे में आस्क फ्रॉम एनी टॉपिक, राइट। सो हमें क्या करना है? टाइपोलॉजीज को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, राइट। दिस इज इट। ये था आपका टाइपोलॉजीज, करेक्ट। स्टार्ट करो हमारे पहले टॉपिक को। The first topic we have to study about here is the corporate strategy or the corporate level strategies. Corporate strategies और corporate level strategies. चलो, अगर हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की बात करें, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, तो ये तो सबसे ऊपर का लेवल हो गया, है ना। ये सबसे ऊपर का लेवल हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लेवल, तो इसका मतलब ये हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल, करेक्ट। और हम जानते हैं कि यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है? याद करो आप, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट, करेक्ट। यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो पूरे कंपनी को डायरेक्शन देता है, और दैट इज वाई इसको एक और नाम से बुलाया जाता है। वी कॉल इट डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। हम इसे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बुलाते हैं, right? Why we are calling it directional strategy? Because it giving direction to entire enterprise, because this will be applicable to whole enterprise.
अब इसी के आधार पे बाकी का नीचे की स्ट्रैटेजी को आप देखते हो, राइट। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर स्ट्रैटेजी। इसको मास्टर भी कहा जाता है और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी के नाम से भी बुलाया जाता है। अब किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। डायरेक्शनल एंड ग्रैंड पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है। जरूरी नहीं वो आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करे, हो सकता है कि वो आपको बोले कि भाई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होता है बताओ। तो इसका मतलब आपको कॉर्पोरेट को ही एक्सप्लेन करना है। कॉर्पोरेट लेवल को ही हम 3 नाम से बुलाते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि एट कॉर्पोरेट लेवल वी हैव कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, एट कॉर्पोरेट लेवल वी हैव कौन सी स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज also called as, और कैसे कैसे बुलाते हैं उसको, तो वी कैन कॉल इट डायरेक्शनल, मास्टर और ग्रैंड स्ट्रैटेजीज। इसको डायरेक्शनल, मास्टर या ग्रैंड स्ट्रैटेजीज भी कहा जा सकता है। किस आधार पे कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर में है और यही पूरे एंटरप्राइज को गाइड करता है। तो आप इसे डायरेक्शनल, मास्टर या ग्रैंड स्ट्रैटेजी कह के भी बुला सकते हैं। दीज आर द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज इट इंक्लूड्स। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आती है, तो फिर से एक बार रिपीट करो, किसने दिया था, ग्लिक एंड जॉर्ज ने। सो अकॉर्डिंग टू ग्लिक एंड जॉर्ज, हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव, we have primarily 3 options, and then the last one is the combination of all, which is called as combination strategy. So it includes number 1, सबसे पहले है हमारे पास stability strategy. The first one is the stability strategy, ठीक है। The second one is the growth strategy. Third one is the retrenchment strategy. And the fourth one is the combination strategy. तो ऑल टुगेदर हमारे पास 4 स्ट्रैटेजी हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन पे। केस सिनेरियो में वो मिक्स करके पूछ सकते हैं आपसे, अदरवाइज अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन, आज तक का तो यही हुआ है, इंडिविजुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। केस सिनेरियो में वो जरूर उसको मिक्स कर सकते हैं, कैसे मिक्स करते हैं मैं आपको बताऊंगा। प्लस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट केस सिनेरियोज बनते हैं, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी में। तो जब हम चलेंगे उन टॉपिक पे तो मैं आपको इंडिकेट करता हुआ चलूंगा। नाउ वी हैव टू कवर वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले को, दैट इज आवर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट क्या हो गया, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हो गया। तो लेट्स बिगिन विद द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। नंबर वन इज योर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। तो पहला है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। क्या होता है ये, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो इसका नाम है स्टेबिलिटी, इसका नाम क्या है, स्टेबिलिटी नाम है इसका। तो यहां हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, स्टेबलाइज करने जा रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्टेबिलिटी नाम है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेबलाइज करने जा रहे हैं। तो जरा सोचो आप, क्या होता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है डू नथिंग न्यू, कुछ भी नया मत करो। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया एक बार, क्वेश्चन वाज लाइक कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मींस डू नथिंग स्ट्रैटेजी, डू नथिंग बोल दिया था उन्होंने। तो आप बोलोगे गलत है, क्योंकि डू नथिंग का मतलब हुआ कुछ ना करना, और कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है जो आपसे बोले कुछ मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो डू नथिंग न्यू, तो ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि डू नथिंग न्यू लिखा है या नहीं लिखा है। तो डू नथिंग न्यू का मतलब है कुछ भी नया मत करो, कुछ भी नया मत करो। इसका क्या मतलब है, अगर हम कुछ भी नया नहीं करेंगे तो क्या हमें ग्रोथ मिलेगा, क्या हमें ग्रोथ मिलेगा? अगर हम कुछ नया करते हैं तो हमें ग्रोथ मिलता है। क्या कुछ नया ना करते हुए भी हमें ग्रोथ मिल सकता है? क्योंकि स्टेबिलिटी इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, मैं पहले ही आपको बता दूं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज आर ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इवन जब आप लिक्विडेशन करते हैं ना, लिक्विडेशन ऑल्सो फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, तो जब आप लिक्विडेशन करते हैं तो वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड है। कैसे है इसका लॉजिक आप सीखोगे। तो स्टेबिलिटी अगर ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है और हम कह रहे हैं डू नथिंग न्यू, तो फिर ग्रोथ कैसे होगा, राइट? ये एक सवाल सामने आ जाएगा आपके। तो चलो हम क्या करते हैं, वी विल टेक अप एन एग्जांपल ऑफ फेडेक्स, फेडरल एक्सप्रेस। फेडेक्स इज बेसिकली फेडरल एक्सप्रेस। अगर हम फेडेक्स की बात करें तो फेडेक्स एक इंटरनेशनल कोरियर कंपनी है। क्या है ये? एक इंटरनेशनल कोरियर कंपनी है।
ठीक है, लीडर है अपनी इंडस्ट्री में। फेडेक्स की एक स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से ग्रोथ की, और जिसके लिए फेडेक्स एक्विजिशन करता है। अब जब जैसे इंडिया में भी उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कोरियर कंपनीज को एक्वायर किया, PABX को एक्वायर किया और इंडियन मार्केट में एंटर किया। तो लाइकवाइज वो डिफरेंट मार्केट में एंटर करने के लिए वो एक्वायर करते थे और एंटर करते थे। एक्विजिशन के अपने फायदे हैं, एक बना बनाया कस्टमर बेस मिल जाता है आपको, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, मार्केट एक्सेस करना आपके लिए ईजी हो जाता है इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू सम मार्केट थ्रू एक्विजिशन। एक्विजिशन के थ्रू वो मार्केट को क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, उनका साइज बढ़ता गया। नाउ ऐसे होता है कि मान लो आप जॉगिंग करते हो, जब आप जॉगिंग करते हो तो आप दौड़ते हो, मान लो 500 मीटर, 1 किलोमीटर आप दौड़े, 2 किलोमीटर आप दौड़ गए। उसके बाद एक टाइम आएगा जब आपको रुकना होगा, और रुक के आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है, तो सांस लेनी पड़ती है, राइट। मान लो कोई अगर लगातार दौड़ता रहे तो क्या होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो फाइनली आप कहते हो द पर्सन विल कोलैप्स। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ बिजनेस। फेडेक्स क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा था। धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें लगा कि दे आर लूजिंग देयर एफिशिएंसी, दे आर लूजिंग देयर क्वालिटी, और दे हैड टू स्टॉप एंड कंसोलिडेट देयर बिजनेस। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ दे रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन, एंड फॉर दैट पर्पस दे अप्लाइड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो ये जरूरी हो गया था उनके लिए कि वो रुक के अपने आप को स्टेबलाइज करें, क्योंकि लंबे समय तक ग्रोथ करने से उनका साइज बहुत बड़ा हो गया था, एंड दे वेर their efficiency were reducing and quality was also reducing, so they stopped and they consolidated themselves. तो इसके लिए कंसोलिडेशन के लिए क्या लगाओगे, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को लगाया उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या किया इन्होंने, देखो जब हम स्टेबिलिटी को अप्लाई करते हैं तो हमने कहा डू नथिंग न्यू, कुछ भी नया मत करो। तो फेडेक्स ने कहा डू नथिंग न्यू, कुछ भी नया मत करो, और कंसंट्रेट करो अपने कोर प्रोडक्ट पे एंड कोर फंक्शन पे। आप क्या करते हैं, अपने कोर प्रोडक्ट और कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट कर जाते हैं। यू कंसंट्रेट ऑन योर कोर प्रोडक्ट एंड यू कंसंट्रेट ऑन योर कोर फंक्शन। आप अपने कोर प्रोडक्ट एंड कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। जब आप अपने कोर प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं एंड कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, जरा सोचो। अगर मैंने अपने कोर प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट किया, जो फेडेक्स के केस में क्या था, कार्गो था, और जब इन्होंने अपने कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट किया जो फेडेक्स के केस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो दे हैव कंसंट्रेटेड ऑन देयर कोर फंक्शन एंड कंसंट्रेटेड ऑन देयर कोर प्रोडक्ट, राइट। इसके अलावा उन्होंने कहा अभी हम कुछ भी नया नहीं करेंगे। जब आप अपने कोर प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करोगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट विल हैपन, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। यस और नो, यस। और जब आप कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू गेन फंक्शनल एफिशिएंसी। क्या मिलेगा हमें, फंक्शनल एफिशिएंसी, जो हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। एग्जैक्टली यही हुआ फेडेक्स के साथ। जब उन्होंने स्टेबिलिटी को अप्लाई किया, दे कंसंट्रेटेड ऑन द कोर प्रोडक्ट, दे हैव कंसंट्रेटेड ऑन द कोर फंक्शन, मींस कार्गो एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द फंक्शनल एफिशिएंसी इंक्रीज्ड। अब अगर आप हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को अप्रोप्रिएट टाइम में, सही टाइम में अगर आप डिलीवर कर पा रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो जाहिर सी बात है कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और यही हुआ था कि इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, बढ़ा, और यही इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली गेव हिम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जरा एक बात देखो, आप एक गौर से देखो इस बात को कि हम कैसे ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। ग्रोथ तो किसी भी टर्म में हो सकता है ना, गुडविल का बढ़ना भी ग्रोथ है, प्रॉफिट का बढ़ना भी ग्रोथ है, सेल्स का बढ़ना भी ग्रोथ है, यस और नो, करेक्ट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बढ़ना भी ग्रोथ है। तो अल्टीमेटली फेडेक्स इज गेनिंग ग्रोथ, फेडेक्स इज एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना, बाय अप्लाइंग व्हाट, स्टेबिलिटी। सो एवरी स्ट्रेटजी, आप जानते हो कि स्ट्रेटजी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही था कि स्ट्रेटजी विल हेल्प अस टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्टेबिलिटी इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी वेयर अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ग्रोथ, बट बहुत ज्यादा नहीं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी है आपके पास। ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज ट्रू ग्रोथ स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी इज ग्रोथ ओरिएंटेड, बट यहां आपको इनॉर्मस ग्रोथ नहीं मिलने जा रहा है। यहां ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होता है, लिमिटेड होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। अब जरा देखो इसी एग्जांपल में क्या किया इन्होंने कहा
क्या क्या कहा देखते चलो। अब इन्होंने क्या कहा, क्या ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? नहीं। इसका मतलब इन्होंने कहा कि हमें सेम प्रोडक्ट लेके चलना है। क्या इन्होंने बोला नया मार्केट एक्सप्लोर करेंगे? नहीं। इन्होंने कहा सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट हमें रखना है जी। हम ना ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ना ही नए मार्केट में जाएंगे, है ना। हमें कंसोलिडेट करना है, हमें स्टेबलाइज करना है। इन्हें क्या मिला? तो आप कहते हैं सर इन्हें मिला फंक्शनल एफिशिएंसी। इन्हें क्या मिल गया? फंक्शनल एफिशिएंसी दे आर एबल टू जनरेट। क्या जनरेट कर दिया? फंक्शनल एफिशिएंसी। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, कोड प्रोडक्ट कोड फंक्शन। इसका मतलब क्या? स्टेटस को क्या मेंटेन करने की बात की जा रही है? स्टेटस को मेंटेन करने की बात की जा रही है। स्टेटस को मेंटेन करने की बात की, कोई भी चेंज नहीं होगा, स्टेटस को विल बी मेंटेन। तो स्टेटस को मेंटेन करने की बात की जा रही है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर आप कह रहे हैं डू नथिंग न्यू, कुछ भी नया मत करो, कोर प्रोडक्ट एंड कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करो, तो क्या इसमें बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी? नहीं। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो कि इन्हें बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ भी नया नहीं किया जा रहा है। अगर आप कुछ नया करते हैं ना तो रिस्क आता है। अगर आप कह रहे हैं डू नथिंग न्यू, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है आपकी। ये आपकी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। आपको पता है कि इसमें आपको रिस्क नहीं आने जा रहा है, तो ऐसे स्ट्रैटेजी में, स्टेबिलिटी में आपका रिस्क क्या होता है? कम होता है। सो लेस रिस्क इज इन्वॉल्व। और कैसी स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर रहे हैं? तो आप कहते हैं सर ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज ही अप्लाई होती है, यहां कुछ भी एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते। हमने कहा था डू नथिंग न्यू, नया कुछ मत करो, है ना। तो हम क्या करते हैं? ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी को ही अप्लाई करते हैं। दिस इज व्हाट द स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट। दिस इज योर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, है ना। क्लियर है? ये आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हो गया। बाटा का एग्जांपल ले लो। बाटा भी क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी को ही अप्लाई कर रहा है। तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किसका? बाटा, है ना। फुटवियर में ही है ना, इसमें है, ये फुटवियर में है। कभी इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया? नहीं किया। ये कंटिन्यूअसली किस पे कंसंट्रेट करके रखा है? इन्होंने अपने आप को फुटवियर्स पे ही कंसंट्रेट करके रखा। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हो गया। दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो क्या कहते हैं हम यहां? फर्म ऑप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, फर्म ऑप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी concentrates on core product and core function. It is do nothing new strategy. It is do nothing new strategy. फर्दर हम क्या कह सकते हैं? एज अ रिजल्ट functional efficiency increases. And also the quality of product increases. Quality of product increases, which ultimately gives customer satisfaction and results into competitive advantage. ठीक है, हमने डायग्राम को ट्रांसलेट कर दिया। ये हो गया स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एंड रिजल्ट्स इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कोर प्रोडक्ट एंड कोर फंक्शन पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो उस कंडीशन में, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, रिटेंशन का प्रॉब्लम अगर हो एसएम में, है ना, एसएम में अगर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे आप समझ सकते हो? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक एंड टिप्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है इस बात को। आप लंबे पैराग्राफ को याद करने की कोशिश मत करो, है ना। आप जब बुक उठाते हैं या जब आप जैसे क्लास नोट्स में, तो आपके मैंने बुलेट पॉइंट्स में दे रखा है, तो आपका एक लाइन दो लाइन का ही स्टेटमेंट रहता है जो आसानी से आप रिटेन कर सकते हो। बट सपोज इफ यू आर फॉलोइंग द बुक, तो बुक को फॉलो करते वक्त बुक में देखोगे लंबे लंबे पैराग्राफ से, है ना, 30 लाइन्स का 40 लाइन्स का एक पैराग्राफ होता है। तो आप उसको रटने की कोशिश करोगे ना तो इट विल बिकम पैथेटिक, बहुत दिक्कत होगी आपको और आप कभी भी उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें भूलोगे और फिर आप
कहते हैं ना कि आपके आंसर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो करना क्या है हमें कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने की कोशिश करो, वाइल स्टडिंग, वाइल रीडिंग, वाइल राइटिंग, एवरीवेयर, राइट। एग्जाम में भी आपको लिखते वक्त लंबे पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 लाइन, 3 लाइन से लंबा पैराग्राफ तो बनाना ही नहीं। अगर आप लंबे पैराग्राफ्स बनाते हो ना, तो वैसे भी जो चेक करता रहता है ना, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि मेक स्मॉल पैराग्राफ्स, 2-2.5 लाइन का पैराग्राफ्स बनाओ, ताकि आप जब आप छोटे पैराग्राफ्स बनाते हो ना, 2 लाइन का आप जब पॉइंट्स बनाते हो ना, तो वो आसानी से आपको खुद भी याद रहेगा, आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाओगे और आप उसको लिख पाओगे। तो ये जरूर याद रखिएगा कि लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने, छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, 2 लाइन 3 लाइन के पैराग्राफ्स बनाने हैं, ताकि वो आसानी से रिटेन रहे और हम उसको आसानी से रिकॉल करके राइट कर सके एग्जामिनेशन में, राइट। इसको जरूर याद रखिएगा। तो दिस इज योर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। क्या कहा हमने कि हम कोर प्रोडक्ट पे, कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, हमें फंक्शनल एफिशिएंसी मिलती है, और दैट अल्टीमेटली विल गिव अस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेटली दैट विल टर्न इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो हमारा टारगेट ही स्ट्रैटेजी का यही होता है कि वी हैव टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और फेडेक्स के केस में हमने देखा कि वी रीच टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। आप बोलोगे इन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, इन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी गोल क्या है इसका? इंपॉर्टेंट गोल इज टू बता सकते हो क्या गोल है इसका, इस स्ट्रैटेजी का? फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको देता हूं 2 सेकंड का टाइम। इट इज ऑप्टेड टू सेफगार्ड its existing interests and strengths to pursue well established and tested objectives. To continue in chosen business path to maintain operational efficiency to optimize return on asset or resources, and to consolidate the commanding position already reached. है ना? इसको ब्रेक करना होगा हमें, राइट। देखो क्या कह रहे हैं हम, इट इज ऑप्टेड टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। तो फेडेक्स ने क्यों किया स्टेबिलिटी को अप्लाई? आप कहते हैं क्योंकि सर आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ दे हैव रीच्ड अ पोजीशन, जिस पोजीशन को उन्हें मेंटेन करना था। क्या देखा उन्होंने कि उनकी एफिशिएंसी कम हो जा रही है, उन्होंने देखा कि उनकी क्वालिटी कम हो जा रही है, तो दे हैड टू मेंटेन इट। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमांडिंग पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए दे हैव अप्लाइड व्हाट, द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। So to consolidate the commanding position, right? To optimize return on asset, to maintain operational efficiency, है ना? To continue in chosen business path. तो आपने कहा सर to continue in chosen business path, to maintain the operational efficiency, to optimize the return on asset, and to consolidate the commanding position of the business already reached, right? इसको pursue करने के लिए we are basically safeguarding our existing interest and strength, और आप कह सकते हैं कि these are the objectives for which stability strategy is applied। तो ये क्या हो गया, मेरे ऑब्जेक्टिव हो गए A B C D, ये मेरे क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गए जिसके लिए मैं स्टेबिलिटी को अप्लाई कर रहा हूँ।
आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? आप जानते हैं कि हमें क्या गेन करना होता है, एफिशिएंसी को गेन करना होता है। सेम बिजनेस पाथ पे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ भी नया हम शुरू नहीं करते। हमने कहा था ना, सेम बिजनेस पाथ पे कंटिन्यू करेंगे, नथिंग न्यू इज इनिशिएटेड, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। ये हो गया मेरा सेम बिजनेस पाथ। कंसोलिडेशन, आपने फेडेक्स को देखा, उन्होंने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था। एंड ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन एसेट और रिसोर्सेज। हम अपने एसेट एंड रिसोर्सेज पे रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर दीज ऑब्जेक्टिव्स वी आर अप्लाइंग व्हाट, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। फॉर दीज ऑब्जेक्टिव वी आर अप्लाइंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, डन। हाँ, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट। इन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट गोल इज टू, क्या होगा? आप बोलोगे सर स्टेबलाइज। यहाँ गोल क्या होता है? स्टेबलाइज करने का गोल होता है बेसिकली। इसी गोल की वजह से स्टेबिलिटी को हम अप्लाई करते हैं। तो गोल इज टू व्हाट, स्टेबलाइज। अब जरा देखो किस किस कंडीशन में आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, या कैसे समझोगे कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बीन अप्लाइड। वी सिंपली से दैट a stability strategy is applied when when a stability strategy is applied when company serves same market with same product, है ना? सीधी सी बात है। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट रखा हमने तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, राइट? या प्रोडक्ट हैज रीच्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे क्या लगाते हैं, स्टेबिलिटी लगाते हैं। प्रोडक्ट हैज रीच्ड मैच्योरिटी, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट कहां पहुंच गया है, मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे पहुंच गया है। If product has reached the maturity stage of product life cycle, and when you have to serve the same market with same product, then you are applying what, stability strategy. Then you are applying what, stability strategy. चलो आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम्पल में, सॉरी, एग्जाम्पल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को वी ऑलरेडी नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सर, इट इज अ डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी। ये क्या है? ये डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज अ डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी। व्हाट एल्स? इसका मतलब क्या हुआ? डू नथिंग न्यू मतलब कुछ भी नया नहीं, यानी कि स्टे विद सेम प्रोडक्ट में रहना है, सेम फंक्शन में रहना है, एंड मार्केट, सेम प्रोडक्ट सेम फंक्शन सेम मार्केट में हमें रहना है, कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। मेंटेन सेम लेवल ऑफ एफर्ट व्हाट वी वर डूइंग इन पास्ट। सेम लेवल ऑफ एफर्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है। इसी सेम लेवल ऑफ एफर्ट को मेंटेन करने को हमने क्या कहा था, स्टेटस को। क्या कह दिया था, स्टेटस को। नंबर 4, इनहैंस करना होगा फंक्शनल एफिशिएंसी। इनहैंस फंक्शनल एफिशिएंसी धीरे धीरे, तो इन इंक्रीमेंटल वे। रेडिकल चेंज नहीं है, इंक्रीमेंटल चेंज है ना? स्लोली ग्रेजुअली और एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो इनहैंस करना होगा फंक्शनल एफिशिएंसी को। नंबर 5, क्या कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए? नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मच बोल दो, ऐसा नहीं होता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए होगा। नो मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिस्क क्या होगा? हमने कहा था लेस रिस्क इन्वॉल्व्ड। कैसा ग्रोथ मिलेगा? बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मॉडरेट ग्रोथ होगा। ये ग्रोथ, ये ट्रू ग्रोथ नहीं है, ये कैसा है, मॉडरेट ग्रोथ होगा। बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है,
व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? देखो, तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, एज ए रिजल्ट रिस्क कम होगा, रिस्क कम ले रहे हैं आप, रिटर्न भी आपका कम होगा, तो रिटर्न भी आपका कम होगा, राइट? हमने कहा इट इज नॉट ट्रू ग्रोथ स्ट्रैटेजी, बट इंक्रीमेंटल वे में हमें हमारे फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, डू नथिंग न्यू है, कुछ भी नया शुरू नहीं करना है, स्टेटस को मेंटेन रखना है, सेम प्रोडक्ट में रहना है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, राइट? दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज the redefinition of business. Look, you are not doing anything new. आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में. ग्रोथ में ऐसा नहीं होता. ग्रोथ में क्या होता है कि मान लो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है. सपोज आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, आपने ग्रोथ किया और आपने एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आपका पोर्टफोलियो में अब 3 प्रोडक्ट हो गए. तो बिजनेस का रीडेफिनेशन होता है ग्रोथ में. बिजनेस क्या होता है, रीडिफाइन हो जाता है. बट स्टेबिलिटी में ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम. जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा मार्केट है, जो मेरे फंक्शंस हैं, हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. हम कुछ भी नया इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम अपने कोर प्रोडक्ट और कोर फंक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. इसका मतलब मेरा बिजनेस रीडिफाइन नहीं होगा. याद रखना है इसको, बिजनेस रीडिफाइन नहीं होगा. नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस रीडिफाइन नहीं होगा. There is no redefinition of business. These are certain characteristics of stability strategy. Now, what is important here to keep in mind? Growth is just opposite of stability. जैसे stability में आपने क्या कहा, do nothing new, तो growth में आप कहोगे do new. आपने कहा stability में कि tried and tested strategy आप apply करते हो सिर्फ, growth में आप risky strategies को try करते हो. स्टेबिलिटी में आपका रिस्क कम होता है, ग्रोथ में आपका रिस्क ज़्यादा होता है. स्टेबिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. स्टेबिलिटी में आपको ग्रोथ मॉडरेट मिलता है, लेकिन ग्रोथ में आप ट्रू ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है. स्टेबिलिटी में आपके बिजनेस का रीडेफिनेशन नहीं होता, बट ग्रोथ में आपके बिजनेस का रीडेफिनेशन हो जाता है. तो ग्रोथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्ट्रैटेजी. एज फार एज करेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, अगर आपको स्टेबिलिटी का करेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रह गया तो आप आसानी से ग्रोथ के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दोगे. उसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, बहुत ईजी हो जाता है वो, बिकॉज इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी. तो ये हो गए करेक्टरिस्टिक्स. इसके बाद हमें बस एक बार क्या करना है, रीजंस को समझ लेना है. मेजर रीजंस क्या है स्टेबिलिटी को अप्लाई करने का? मेजर रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मेजर रीजन क्या हो सकता है? कुछ रीजंस तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार अभी बात कर चुके हैं. जैसे एक रीजन क्या हो सकता है हमारा, कि जब प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी स्टेज पे हो. जब प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी स्टेज पे होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, हमें स्टेबिलिटी को ही अप्लाई करना होगा. तो आप कहते हो प्रोडक्ट इज at maturity stage of its life cycle. क्योंकि हम जानते हैं कि मैच्योरिटी स्टेज में सेल नहीं बढ़ रही होती, तो आपको स्टेबलाइज ही तो करना होगा ना. आपको याद है ना, ग्राफ एस शेप्ड कर्व बनता था, है ना, इधर सेल्स हो गया, इधर टाइम हो गया, और ऐसे करके ग्राफ जाता था. दिस इज योर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी में सेल तो बढ़ने से रहा, तो हमें अपने पोजीशन को क्या करना होगा, स्टेबलाइज करके रखना होगा. तो व्हेन द प्रोडक्ट इज एट द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, देन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी विल बी अप्लाइड. तो पहला तो ये हो गया. सेकंड, मेरा आपसे एक सवाल है, स्टेबिलिटी को कब अप्लाई करें? जब एनवायरमेंट स्टेबल हो या जब एनवायरमेंट अनस्टेबल हो? जब एनवायरमेंट स्टेबल हो या जब एनवायरमेंट अनस्टेबल हो? जरा इसका आंसर सोचो आप. जब एनवायरमेंट स्टेबल हो या जब एनवायरमेंट अनस्टेबल हो? मैं दूसरे रीजन पे चलता हूं. मैंने क्या कहा कि स्टेबिलिटी का उल्टा ग्रोथ है, ग्रोथ का उल्टा स्टेबिलिटी है. अगर आपका स्ट्रैटेजिस्ट ये कहता है कि भले ही सिचुएशन आपके फेवर में, बट ग्रोथ करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप ग्रोथ नहीं करोगे. डेंजर है ग्रोथ में. अगर ग्रोथ में डेंजर है फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन रहा हो, सोच लो, फॉर एनी रीजन, इफ ग्रोथ परसीव टू बी थ्रेटनिंग, तो क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? आप बोलोगे सर उसके अपोजिट वाले को अप्लाई करेंगे, दैट इज द स्टेबिलिटी. तो
तो आप क्या बोलोगे? ग्रोथ इज परसीव्ड, ग्रोथ इज परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। अगर ग्रोथ से थ्रेट आ रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम स्टेबिलिटी को अप्लाई कर देंगे। तो सोचा आपने स्टेबल एनवायरनमेंट में ये ज्यादा सुटेबल होगा या अनस्टेबल में? तो आप बोलोगे कि इट इज अप्लाइड, स्टेबिलिटी इज अप्लाइड व्हेन एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, स्टेबल में क्यों? स्टेबल एनवायरनमेंट में इसलिए क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। तब आप कह रहे हो डू नथिंग न्यू, आप कह रहे हो स्टेटस को मैं मेंटेन करूंगा और एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो ये फिर मैच कर सकता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अनस्टेबल है और एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से चेंजेस हो रही है और आप कह रहे हो कि हम नहीं बदलेंगे, डू नथिंग न्यू का मतलब क्या? हम कुछ नहीं बदलने जा रहे, हम तो स्टेटस को पे रहेंगे। तो अगर हम स्टेटस को पे हैं और एनवायरनमेंट तेजी से चेंज हो रहा है, तो अब बताओ मिसफिट होगा, हम जानते हैं मिसमैच होगा, मिसमैच होगा, हमारी स्ट्रैटेजी फेल होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज वाई वी से दैट स्टेबिलिटी को हम तब अप्लाई करते हैं जब एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल, है ना। स्टेबल एनवायरनमेंट में आप इसको अप्लाई करोगे। When environment faced by business, environment faced by business is relatively stable, is relatively stable. एक रीजन ये भी हो सकता है, staff feels comfortable with the status quo, है ना। होता है ना, स्टेटस को से कंफर्टेबिलिटी तो होती ही है। स्टाफ फील कंफर्टेबल विद स्टेटस को, स्टाफ कहता है ठीक है चलने दो, डू नथिंग न्यू, है ना, अच्छा है, सेम लेवल ऑफ एफर्ट लगा रहे हैं, अच्छा है, कुछ भी नया नहीं है, हेडेक नहीं है, रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है ना। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब व्हाट एल्स फेडेक्स ने क्यों अप्लाई किया था? आपने कहा था कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ, लंबे समय तक ग्रोथ के बाद, प्रोलॉन्ग का मतलब हुआ एक्सटेंडेड टाइम तक ग्रोथ किया आपने, लंबे समय तक ग्रोथ के बाद यू माइट बी नीडिंग टू कंसोलिडेट योरसेल्फ। तो कंसोलिडेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ में आल्सो बी द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। चलिए, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट, द ग्रोथ स्ट्रेटजी। द सेकंड वन इज ग्रोथ। ग्रोथ को हम एक्सपेंशन भी कहते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हो या ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो, एक ही बात है। एक बात को हमेशा याद रखना, पहली बार पढ़ते वक्त कभी भी जल्दबाजी मत करो, है ना, कभी भी जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी करने से क्या होता है कि जैसे तैसे पढ़ लिया, है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया और फिर हमने कंटेंट पे काम नहीं किया, तो एग्जाम में लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है ना। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता होगी। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समझिए हर एक कॉन्सेप्ट्स को, और एक ही बार ऐसा समझो कि भाई फिर दोबारा समझने की जरूरत ही ना हो, थोड़ा बहुत कंटेंट पे काम करें और एग्जाम में अपियर कर लें। अगर हम ग्रोथ की बात करें और एक्सपेंशन की बात करें, तो ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को हम कैसे देख सकते हैं? तो चलो एक नोट लगा देते हैं। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को हम कैसे देख सकते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय ग्रोथ और एक्सपेंशन? तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ, है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रोथ की, या बिजनेस को एक्सपैंड करने की। कई सारे तरीके हो सकते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने का, बिजनेस को ग्रोथ करने का। जैसे याद करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था एक कंपनी का, जिस कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो पहले एडिबल ऑयल बिजनेस में हुआ करते थे। एडिबल ऑयल बिजनेस था इनका, एडिबल ऑयल के बिजनेस में ये पहले थे। बाद में इन्होंने क्या किया? आईटी सेक्टर में एंटर किया, वेंचर्ड इनटू आईटी, वेंचर्ड इनटू आईटी। आईटी में इनका एक्सेलेंस परफॉर्मेंस रहे, और इसीलिए ज्यादातर लोग अभी क्या करते हैं, विप्रो को आईटी के नाम से जानते हैं। बट इससे पहले विप्रो किस में था? एडिबल ऑयल में। तो अगर एडिबल ऑयल में था तो एफएमसीजी हो गया, उससे किस में आ गए? आईटी इंडस्ट्री में आ गए। सो व्हाट इज दिस? तो आप कहते हैं सर दिस इज क्लियर कट केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और ये एक तरह का ग्रोथ है। इसमें फर्म में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। फर्म क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, और ये डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफाई कर रही है अपने बिजनेस को। जहां वो विप्रो एक नए प्रोडक्ट के साथ नई इंडस्ट्री में एंटर कर रही है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन, एंड डाइवर्सिफिकेशन इज व्हाट? ग्रोथ। लाइकवाइज आपको कई तरह के
एस्पेक्ट हो सकते हैं जब आप ग्रोथ की बात करोगे, तो इसमें रिलेटेड हो सकता है, अनरिलेटेड हो सकता है, इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। कई फॉर्म में आप ग्रोथ को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रेटजीज को आप यूज कर सकते हैं इन योर बिजनेस। सो व्हाट हैपेंस इन द ग्रोथ? तो हम सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ, ये सीधा सीधा उल्टा है किसका? अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का उल्टा है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहां मैं एक कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा और उसी कंपैरिजन के आधार पे हम ग्रोथ को समझ लेते हैं। देखो, हमने स्टेबिलिटी को पढ़ा है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्रोथ, करेक्ट? सो वी विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू। क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में हमने कहा था सर दिस इज अ डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब है कि इसमें हम कुछ भी नया ट्राई नहीं करते, ओनली ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड। लेकिन जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ इज नॉट डू नथिंग न्यू, इनफैक्ट दिस इज डू न्यू। हियर वी विल बी डूइंग समथिंग न्यू because we have to gain growth, we have to expand our business, and in expansion of business आपको कुछ नया करना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको कुछ नया होता हुआ दिखाई देगा एज कंपेयर टू द स्टेबिलिटी, जिसमें हमने कहा था स्टेटस को मेंटेन करना है और कुछ भी नया शुरू नहीं करना। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नो मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। बट जब आप ग्रोथ करने जाते हो ना, मान लो आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने नया बिजनेस लॉन्च किया, आप नए मार्केट में गए, या आपने सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किए, इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन द केस ऑफ ग्रोथ यू विल बी रिक्वायरिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट, आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। फर्दर सोचो, इफ देयर इज नो मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड and we have to maintain the status quo, then it means the risk involved is less. So less risk is involved in the case of stability. इसका सीधा उल्टा हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ में we are trying new things, we are launching new product, तो हमारा कॉस्ट आता है, और जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में अगर वो फेल होता है तो रिस्क भी क्या है? अकॉर्डिंगली हाई है। सो हियर यू विल फेस हाई रिस्क। In the case of growth, you will face high risk. Correct? Ab, let's talk about the growth. When we talk of the stability, since the risk is less, investment is less, so moderate growth can be expected here. यहाँ आपको moderate growth मिल सकता है, but when we talk of what growth strategy, it's a true growth strategy. और बहुत high growth potential आपको यहाँ दिखाई देगा. High growth potential you will see here in the case of growth strategy. So high growth potential in the case of what? Growth strategy. As far as stability is concerned, you talked about maintaining a status quo. अगर आप status quo maintain करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब no redefinition of business. In the case of stability, business redefine नहीं होगा because nothing will change. You are not doing anything new. और जरा सोचो, क्या विप्रो का प्रोफाइल चेंज हुआ? क्या विप्रो का पोर्टफोलियो चेंज हो गया? हाँ, हो गया। यानी कि अगर आप ग्रोथ को अप्लाई करते हैं तो बिजनेस क्या होगा? रीडिफाइन होगा। सो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस कैन बी सीन इन केस ऑफ व्हाट? ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो बहुत ही कंपेरेटिव वे में यू कैन अंडरस्टैंड बोथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है, इसी के आधार पे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फर्म ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट्स अ ग्रोथ। फर्म किसी नए बिजनेस में एंटर करता है, दैट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, है ना। हो सकता है कि बिल्कुल ही अलग जो करंट लाइन ऑफ बिजनेस है उससे बिल्कुल ही अलग बिजनेस में एंटर करे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोथ। एक फर्म ने, टाटा ने कोरस स्टील को एक्वायर कर लिया, तो टाटा एक्वायर्ड कोरस, दैट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ। एक्विजिशन स्ट्रेटजी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, राइट। अब मर्ज करने की बात करो या ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने की बात करो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट? ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, ग्रोथ के कई सारे तरीके हो सकते हैं, and that what we have to study here, right? अब जरा ध्यान देना, तो आप क्या बोलोगे? फर्म्स ऑप्टिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी, में
launch new product, enter into new market, or even may diversify into unrelated businesses. अनरिलेटेड बिजनेसेस में भी डाइवर्सिफाई फर्म कर सकती है. अगर आप ग्रोथ अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल विद यू. ऐसे कर दो, टाइप्स लिख दो सीधा, टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी. टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी. देयर आर टू मेन टाइप्स. इसी के अंदर यू विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ ग्रोथ. दो तरह के ग्रोथ होते हैं प्राइमरीली. वन इज कॉल्ड एज इंटरनल ग्रोथ. One is called as external growth strategies. Internal growth strategy and external growth strategy. एक हो गया आपका internal growth strategy and the second one is external growth strategy. Okay. अब as the name indicates, जब आप internal growth strategy की बात करते हैं तो यहाँ आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस की बात कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के इंटरनल एस्पेक्ट की बात करोगे. जब एक्सटर्नल की बात करोगे तो यहाँ किसी तरह का आपका कोलैबोरेशन वगैरह देखने को मिलेगा विद अदर बिजनेस. एक्सटर्नल का मतलब यू आर गोइंग आउटसाइड. जैसे आपने किसी कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लिया तो दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ. लेकिन अगर आपने खुद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया दैट विल फॉल अंडर द इंटरनल ग्रोथ. राइट. सो इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ, दो तरह से हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू इंटरनल ग्रोथ, तो अंडर इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हमारे पास दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है. पहला होता है एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन. एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, या आप इसको कह सकते हैं ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन. एंड द सेकेंड वन इज expansion through diversification. Expansion through intensification and expansion through diversification. अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बिल्कुल इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो दो टाइप हो गया, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. एंड बोथ इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. लाइकवाइज वी मे हैव द एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज एज वेल. यहां क्या हो सकता है, इसको मैं नंबर 3 कर देता हूं. तो आपने कहा एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन. जैसे ही हमने कहा मर्जर एंड एक्विजिशन, इसका मतलब वी आर गोइंग आउटसाइड. तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया नंबर 4. एंड वी कैन हैव स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एज वेल. तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. इसको नंबरिंग ना हम 1 2 ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए. ऐसा ना सोच लो आपकी ये एक ही 4 टाइप है, इसको भी 1 2 कर देते हैं. तो 2 हमारे पास आ गया इंटरनल ग्रोथ में, 2 आ गया एक्सटर्नल ग्रोथ में. हमने किसी के साथ मर्ज किया, किसी को एक्वायर्ड किया, या किसी के साथ अलायंस फॉर्म कर लिया, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ. और अगर हमने इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल किया, ये हमारा हो गया इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. सो वी हैव इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड वी हैव एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. दो तरह का, आप दो मेन टाइप कह सकते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का. और इसके अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना है. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी को, और इसको करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. तो पहला हेडिंग करिए, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. फर्स्ट इज इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी. Internal growth strategies. Now, to understand internal growth strategy, we should refer to Ansoff's product market growth matrix. So what we are going to do here is, we are going to put a note section here and let's understand कि क्या क्या हमारे पास internal growth strategies में हमारे पास क्या क्या options आते हैं. 2 strategies आपने कहा, intensification और diversification, ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं. देखो, ईगर एंसॉफ ने एक मैट्रिक्स दिया. ईगर एंसॉफ
ईगर एंड सॉफ्ट ने एक मैट्रिक्स दिया जिसको कहते हैं ईगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। इसको ग्रोथ मैट्रिक्स क्यों कहा गया? तो क्योंकि ये आपको ग्रोथ के ऑप्शंस देता है। डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रेटजीज को आप यहां से देख सकते हैं, जो कंसर्न्ड है प्रोडक्ट से और जो कंसर्न्ड है मार्केट से। ठीक है, क्या कहना था ईगर एंड सॉफ्ट का? सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो प्रोडक्ट और मार्केट के टर्म्स में हमारे पास ग्रोथ के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं, ये मैट्रिक्स आपको इसके बारे में बताएगा। ईगर एंड सॉफ्ट का कहना था कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, उनका कहना था जी आपके पास प्रोडक्ट है और आपके पास आपका मार्केट है, जिस मार्केट में आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आपके पास कितने विकल्प बनते हैं। इनका कहना था कि पहला तरीका ये हो सकता है कि जो अभी आपके पास प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, या आप इसे सेम कह दो, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या जो आपका सेम प्रोडक्ट है, अभी जो आपके पास प्रोडक्ट है और अभी जो आपके पास मार्केट है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग हो सकता है आपका मार्केट एग्जिस्टिंग हो। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ाओ तो ये आपके पास एक विकल्प बनता है। दिस इज योर वन ऑप्शन ग्रोथ करने का। ग्रोथ करने का पहला ऑप्शन क्या बनता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम एग्जिस्टिंग मार्केट में हम उसके सेल को बढ़ाएं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को के सेल को हम एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ाएं। नाउ टेक एन एग्जांपल, अब जैसे आईफोन है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब एप्पल चाहता है कि इसकी सेल बढ़े, तो इन्होंने कहा डीलर को कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे बेचो, इसे इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। अब जो सेलर है वो क्या कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सेल को बूस्ट कर सके। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आप कहते हैं सर कुछ नया तो नहीं आया, क्या इन्होंने मार्केट चेंज किया? नहीं। क्या इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया? नहीं। उसी प्रोडक्ट की सेल को उसी मार्केट में बढ़ाने के लिए क्या दिया? इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे दी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। इसका मतलब यह हुआ कि इंस्टॉलमेंट दे के एप्पल उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है जिस लोगों तक अभी तक एप्पल रीच नहीं कर पाया था। यानी कि यू आर पेनेट्रेटिंग डीप डाउन इनटू द सेम मार्केट। जब आप पेनेट्रेट करते हैं डीप डाउन इनटू द सेम मार्केट, यू ट्राई टू रीच एवरी कस्टमर इन द मार्केट, देन दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनेट्रेशन। बिकॉज यू आर पेनेट्रेटिंग द मार्केट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनेट्रेशन। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। मार्केट पेनेट्रेशन में देखने लायक बात क्या है कि प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? तो आप कहते हो कि सर हम अपने इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। यहां इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, यहां कुछ नया नहीं शुरू हो रहा है, कुछ नया मार्केट में नहीं जा रहे हैं या नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि हम सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग व्हाट, तो हम कहते हैं सर दिस इज द कैटेगरी व्हाट कैन बी सेड एज व्हाट, इंटेंसिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं? इंटेंसिफाई कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिफिकेशन। दूसरा विकल्प देखो, दूसरा विकल्प ये है कि अब कहना है इनका कि हो सकता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। आपने क्या किया, आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे, आप मान लो इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, तो आपने फिर से एक नया प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को आपने उसी मार्केट में लॉन्च कर दिया जिसमें आप पहले से ऑपरेट कर रहे थे। तो देखो, नाउ प्रोडक्ट इज न्यू बट मार्केट इज सेम। मार्केट तो सेम रह गया, तो मार्केट साइड में तो कोई डेवलपमेंट हम कर नहीं रहे। जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट साइड में कर रहे हैं। तो वी आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। तो किसे डेवलप किया हमने? प्रोडक्ट को डेवलप किया, बिकॉज मार्केट इज सेम। तो ये हो गया मेरा सेकंड ऑप्शन ऑफ ग्रोथ। इसको कहा गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये भी मेरे रेवेन्यू को बढ़ाएगा, मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। इसे कहा गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या हो गया मेरा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जरा सोचो, अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी तो मार्केट तो एग्जिस्टिंग रह गया। मार्केट क्या रह गया? एग्जिस्टिंग रह गया। और जैसे ही मार्केट एग्जिस्टिंग रह गया, दिस इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट, इंटेंसिफिकेशन। इसको भी हम क्या कहेंगे? इंटेंसिफिकेशन कहेंगे, राइट? ये हो गया मेरा सेकंड। फिर इन्होंने कहा कि एक और ऑप्शन है, हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है,
आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, अभी तक क्या कर रहे थे आप, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे थे. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेल योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट. जैसे मान लो हम क्या कह रहे थे कि हम इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे एंड वी हैव लॉन्च द सेम प्रोडक्ट इन सम अदर मार्केट. लेट्स से हम दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे तो हमने मुंबई में भी लॉन्च कर दिया. हम मुंबई में ऑपरेट कर रहे थे तो हमने कोलकाता में भी लॉन्च कर दिया. तो ज्योग्राफिकल मार्केट क्या हो गया, चेंज हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अगर क्या कर दिया जाए, सेम न्यू मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट. सो मार्केट भी क्या हो सकता है, मार्केट में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, मार्केट में भी एग्जिस्टिंग, मार्केट में भी न्यू. तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए तो अब सोचो क्या हो गया, मार्केट नया हो गया, प्रोडक्ट तो सेम है. तो अब इस ऑप्शन में हम प्रोडक्ट तो डेवलप नहीं कर रहे, हम किसे डेवलप कर रहे हैं, हम मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट इज न्यू. और चूंकि मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस थर्ड ऑप्शन इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट. ये कैसी स्ट्रैटेजी हो गई, मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि हम किसे डेवलप कर रहे हैं, हम मार्केट को डेवलप कर रहे हैं. तो वी हैव द मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट. अब देखो मार्केट डेवलपमेंट में हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया मेरा इंटेंसिफिकेशन. तो इंटेंसिफिकेशन में वी हैव थ्री डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट. मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट, दीज आर इंटेंसिफिकेशन. अब हमारे पास एक ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी और बाकी है. वो पॉसिबिलिटी क्या बच रहा है अब, न्यू और न्यू के बीच का. यानी कि अगर मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं इन अ कंप्लीटली न्यू मार्केट, ठीक है. सो न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, दैट विल बी आवर फोर्थ कैटेगरी एंड कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. इसको क्या कहा हमने, डाइवर्सिफिकेशन कहा. और इसी आधार पे आप देखो, आपने कहा सर ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटेंसिफिकेशन और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन. तो एक हुआ इंटेंसिफिकेशन और एक क्या हो गया मेरा, डाइवर्सिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन में कितने ऑप्शंस आ गए, तीन ऑप्शंस आ गए, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट. और डाइवर्सिफिकेशन में हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन आ गया. दिस इज योर बेसिकली इंटरनल ग्रोथ, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू इगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. ठीक है, मैं मैट्रिक्स अगर आपको शो कर दूं, देखो ये मैट्रिक्स कैसे होता है. हम क्या कहते हैं, हमने रख लिया मान लो ऐसे मार्केट, हमने कहा सर मार्केट में भी एग्जिस्टिंग, मार्केट में भी न्यू, फिर हमने एक एक्सिस पे रख लिया प्रोडक्ट को. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से हियर, द प्रोडक्ट में भी एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट में भी न्यू. हो गया, कितने सेल बन गए, टोटल 4 सेल का एक मैट्रिक्स बना. देखो कितने सेल का मैट्रिक्स बन गया, 4 सेल का. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, इसको हमने नाम दिया मार्केट पेनिट्रेशन. तो दिस इज योर मार्केट पेनिट्रेशन. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, तो मार्केट नया हो गया, तो आप इसे बुलाओगे मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट. फिर आप कहते हैं न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट सेम है, प्रोडक्ट नया है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड देन यू हैव द न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. व्हिच वन इज द रिस्कीएस्ट, इन सब में से रिस्कीएस्ट कौन है, सबसे ज्यादा रिस्क किस में होगा, आप बताओ, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं. व्हिच वन इज द रिस्कीएस्ट, सोचो जरा. ठीक है, क्लियर है ना, नोट कर लिया होगा. सबसे रिस्कीएस्ट कौन है, आ गया दिमाग में आंसर, तो क्या बोलोगे, सर ये है ना, इसमें दोनों चीजें नहीं है, इसमें दोनों चीजें नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटीज ज्यादा है ना, मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है, तो यहाँ अनसर्टेनिटीज ज्यादा है, तो डाइवर्सिफिकेशन इज रिस्कीएस्ट अमंग ऑल. तो दिस इज आर इगरेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. ध्यान में रखना है उसको, आगे मैं आपको उसके बारे में और बात करूंगा. इन दिस इंटरनल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन tries to grow internally, by intensifying its operations, ठीक है, by intensifying its operations.
कैसे? तो हम कहते हैं ईदर बाय, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? मार्केट पेनिट्रेशन, या तो मार्केट पेनिट्रेशन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फिर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकता है, और मार्केट डेवलपमेंट, या फिर वो क्या कर सकता है? मार्केट डेवलपमेंट कर सकता है। सो दिस इज माय इंटेंसिफिकेशन, है ना, हेडिंग की थी ना हमने, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो पहला है ना ये हमारा पहला क्या था? एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, राइट। तो व्हाट वी सेड कि भाई इसमें आप क्या करते हो? इंटेंसिफाई योर ऑपरेशन, you intensify your operation. And how can you intensify your operations? So you have three options: market penetration, product development और market development. ये तीन options आपके पास हैं. So how many options are there? Three options are there. Three options are, three options are number one, फिर से मैं लिस्ट करूंगा एक बार, कोई बात नहीं आप भी करो. मार्केट पेनिट्रेशन, सेकंड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड थर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, करेक्ट. ये तीन ऑप्शंस हमारे पास बन गए, राइट. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं रखता, तो कभी जैसे मैंने ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहले लिख दिया, नीचे मैंने मार्केट डेवलपमेंट पहले लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होने का. सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. दिस इज इट. चलो एक टेबल बनाते हैं और हम इसको देख लेते हैं. पहला हमने क्या कहा कि क्या स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, दूसरा हम ले लेते हैं स्ट्रैटेजीज का डिस्क्रिप्शन, और तीसरा ले लेते हैं हम एग्जाम्पल. आप जरूरी नहीं है एग्जाम में आप टेबल में ही शो करो, आप अपने हिसाब से शो कर लेना, जैसा क्वेश्चन आया उस हिसाब से. मैं आपको टेबल में बता रहा हूँ क्योंकि आपको तीनों चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू डू द कंपैरेटिव स्टडी. आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे. कितने ऑप्शन है हमारे पास? तीन ऑप्शन हैं. कितने ऑप्शन हैं? तीन ऑप्शन हैं. सबसे पहला ऑप्शन है मार्केट पेनिट्रेशन. फर्स्ट ऑप्शन आ जाओ, मार्केट पेनिट्रेशन. बताइए अब मुझे क्या हुआ इसमें? प्रोडक्ट क्या है? नया है क्या? नहीं. और मार्केट क्या है? नया है क्या? नहीं. प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट भी सेम है. मार्केट पेनिट्रेशन में प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट भी सेम है. तो आप क्या बोलोगे? इन दिस कंपनी ट्राई टू सेल, कंपनी ट्राई टू सेल सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट into same market, सेम प्रोडक्ट इनटू सेम मार्केट. कंपनी क्या करती है? सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेचने की कोशिश करेगी, है ना. तो कंपनी ट्राई टू सेल सेम प्रोडक्ट इनटू सेम मार्केट. इसमें ना ही नया प्रोडक्ट होगा, ना ही नया मार्केट होगा. सो दिस इज योर मार्केट पेनिट्रेशन. जितने भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के, वो सब ये इसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगी. कंपनी डायरेक्ट्स इट्स रिसोर्सेज to profitable growth of its existing product into existing market, existing product into existing market. So this is my market penetration. अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जरा सोचो आप, क्या एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रैटेजीज का, क्या क्या आप कर सकते हो. जैसे हमने कहा ऑफरिंग डिस्काउंट्स. नाउ सी दिस, अगर मैं डिस्काउंट ऑफर करता हूं प्रोडक्ट पे तो सेल बढ़ेगी. तो क्या डिस्काउंट ऑफर करने से प्रोडक्ट चेंज हो गया? नहीं. मार्केट चेंज हो गया? नहीं. प्रोडक्ट मार्केट तो सेम है, लेकिन मैं डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं. अगर मैंने डिस्काउंट ऑफर किया तो सेल विल इंक्रीज, सेल विल इंक्रीज, मार्केट पेनिट्रेशन क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ. फिर सोचो इंस्टॉलमेंट्स. अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी देते हैं, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी हमने दी, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव था, लोग बाई नहीं कर पा रहे थे, या कम बायर्स थे जो बाई कर पा रहे थे, तो हमने इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे दी. इंस्टॉलमेंट से सेल विल इंक्रीज, और सेल विल इंक्रीज तो मेरा मार्केट पेनिट्रेशन सक्सेसफुल हुआ, वी गेन द ग्रोथ, राइट. व्हाट एल्स? एडवर्टाइजिंग.
अगर हम अपने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन को बढ़ाते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इन दैट केस वी विल बी एबल टू क्लोज मोर, वी विल गेट मोर सेल, अल्टीमेटली वी विल गेट द ग्रोथ। इस तरह के स्ट्रेटजीज को हम अप्लाई कर सकते हैं अंडर द मार्केट पेनिट्रेशन, where we try to increase the sale of our existing product into existing market, right? इस तरह का कुछ अगर एग्जांपल पे क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाओगे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है। दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? मार्केट पेनिट्रेशन। आ जाओ नंबर 2, मार्केट डेवलपमेंट। अब इसमें नया मार्केट डेवलप करने की कोशिश करेंगे हम, इसमें हम नया मार्केट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, मतलब वी विल ट्राई टू क्रिएट न्यू मार्केट। तो क्या कहेंगे? डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल सा बनेगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ मार्केटिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट है इनटू न्यू रिलेटेड होगा, लेकिन अनरिलेटेड होगा तो फिर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाओगे आप। न्यू रिलेटेड मार्केट बाय एडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हो सकता है बाय एडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चेंजिंग कंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। Now see, by adding new distribution channel, changing content of advertisement, etc. Right? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? We can develop a new market. Now think it very carefully, and it's very simple to understand. हम मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. We have the existing product and we are trying to find a new market. ठीक है? मान लो if a store is a brick mortar type store, मतलब ऑफलाइन है वो, सिर्फ उनका ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है, और अगर वो अपने प्रोडक्ट को मान लो अमेजन पे लिस्ट कराते हैं या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कराते हैं, इन दैट केस दे विल बी एबल टू सेल इट ऑनलाइन एज वेल। तो अगर एक ब्रिक मोर्टार टाइप का स्टोर था, ऑफलाइन स्टोर था, और अगर वो ऑनलाइन मार्केट पे जाता है तो क्या उसने नया मार्केट क्रिएट कर दिया या नहीं कर दिया? क्या बोलोगे आप? हाँ, कर दिया। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं न्यू मार्केट को क्रिएट करने का। वन ऑफ द वे इज ऑनलाइन मार्केट। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया मेरा ऑनलाइन मार्केट का। फर्दर सोचो अब आप, आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। पैकेजिंग की बात करो और प्राइसिंग की बात करो। क्या पैकेजिंग और प्राइसिंग के मदद से नया मार्केट क्रिएट किया जा सकता है? अब शैम्पू की बात कर लो। अब ये 1-1 रुपये के शैशे में शैम्पू जो आया, क्यों आया? क्या रीजन था कि शैशे में शैम्पू को लॉन्च किया गया था? आइडिया वाज द प्राइस। अब अगर मान लो 1/2 लीटर या 1 लीटर का बॉटल अगर कोई खरीदता है, दैट इज एक्सपेंसिव। अब वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो लो इनकम ग्रुप के लोग थे उनके लिए ये एक्सेसिबल नहीं था, और वो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। तो कंपनीज ने सोचा कि क्यों ना इसको सैशे में लाया जाए, ताकि लो इनकम ग्रुप के लोग भी क्या कर सके, शैम्पू को अफोर्ड कर सके, इसको बाई कर सके। तो पैकेजिंग एंड प्राइसिंग चेंज करने से एक नया मार्केट क्रिएट हो गया। तो आप क्या कहते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग। पैकेजिंग एंड प्राइसिंग, इससे भी क्या हो सकता है, नए मार्केट को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जैसे यूपी के रिमोट एरियाज में एक टाइम था जब रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ही पुअर था और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी, तो बड़े ब्रांड रिमोट एरिया को एक्सेस नहीं कर पाते थे, और इसी लिस्ट में टाटा भी था। तो टाटा टी के साथ डिफिकल्टी आ रही थी कि वो कैसे गांव देहात में एकदम बिल्कुल रिमोट एरिया में कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं। तो दे इन्वेंटेड अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड हाउ दे इन्वेंटेड इट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। टाटा टी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो एनजीओज होते हैं, एनजीओज हर एक गाँव में काम करते हैं, यूथ पे काम करते हैं, वुमेन पे काम करते हैं, चाइल्ड पे काम करते हैं, एंड सो ऑन। उन्होंने एनजीओ के साथ कांटेक्ट किया और एनजीओ को कहा कि आप जब रिमोट एरिया में जाते हैं तो वहाँ जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको आप इस तरह से टाई अप कर सकते हैं कि वो अगर हमारे प्रोडक्ट को, टाटा टी को, साइकिल पे घूम के गाँव के इलाके में बेचते हैं तो उन्हें पर सेल पे हम कमीशन देंगे। अब एनजीओ को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनजीओ को तो एम्प्लॉयमेंट दिलवाना था गाँव के लोगों को। उन्होंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन टाटा टी का क्या हुआ, तो आप कहते हो सर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट हो गया। इन दिस वे टाटा एंटर्ड इनटू द रिमोट एरिया ऑफ यूपी, और उन्होंने क्या किया, बिल्कुल रिमोट एरिया जहां प्रोडक्ट पहुंच भी नहीं पा रहा था उसको भी सर्व करना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया, मार्केट डेवलपमेंट कर लिया, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू मार्केट। प्रोडक्ट तो वही है टाटा टी,
बस इसको पहुंचाना था वहां तक जहां तक ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आते थे। तो हम क्या बोलेंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भी वी कैन क्रिएट अ न्यू मार्केट। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भी we can create a new market. So these are ways to create new market, ways to create new market. तो कई तरीके हो सकते हैं मार्केट डेवलपमेंट के। आपको बस ये देखना है कि क्या नया मार्केट क्रिएट हो रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है ये देखने के लिए कि क्या नया मार्केट डेवलप हो रहा है, और अगर नया मार्केट डेवलप हो रहा है जो किसी भी आधार पे हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो मार्केट डेवलपमेंट के केस में जाएगा, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो। थर्ड इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको बड़ा एक सिंपल सी बात याद रखनी है। देखो, मार्केट तो एग्जिस्टिंग होगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। मार्केट क्या होगा इसमें, एग्जिस्टिंग होगा। प्रोडक्ट अब रिवाइज्ड भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है। जैसे आईसीआई ने रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल लॉन्च किया, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। बिकॉज अगर रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल है तो नाउ ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू बाय दोज रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल, राइट। तो अभी क्या हुआ, मार्केट तो सेम रह गया बट प्रोडक्ट नया हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी न्यू, मार्केट विल बी एग्जिस्टिंग। प्रोडक्ट विल बी न्यू, मार्केट विल बी एग्जिस्टिंग। तो वी सिंपली से दैट इट इन्वॉल्व्स substantial modification, it involves substantial modification of existing product। पहला तो ये हो गया, इसी को हमने दूसरे शब्दों में क्या कह दिया, रिवाइज्ड प्रोडक्ट, और क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या फिर नया प्रोडक्ट को क्रिएट कर देना फॉर मार्केट सेम रहेगा, सेम मार्केट। तो यहां दो चीजों की हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गया रिवाइज्ड प्रोडक्ट, और एक क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट। रिवाइज्ड प्रोडक्ट और एक क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट। दिस इज योर इंटेंसिफिकेशन। ये क्या हो गया आपका, इंटेंसिफिकेशन हो गया, राइट। क्या क्या बोलोगे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दीज आर योर एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस, ओके। अभी हमने कहा आईसीआई लॉन्चेस रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल, तो आंसर तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्या बोलोगे, व्हाट इज द आंसर, तो हम कहते हैं सर मार्केट सेम है, प्रोडक्ट नया हो गया, सो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अ टूथपेस्ट कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, ये एडवाइज इट्स कस्टमर्स टू ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। ये कैसी स्ट्रैटेजी हो गई बताओ, क्या एडवाइस कर रहे हैं कि 2 बार ब्रश करो। तो 2 बार ब्रश करने को क्यों कह रहे हैं, बोले कि आपको फ्रेश ब्रेथ चाहिए तो आप 2 बार ब्रश करिए, ठीक है, आपके दांत क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सो हाउ दिस विल बेनिफिट द कंपनी, तो आप क्या कहोगे, सर कंजम्पशन विल इंक्रीज। तो अगर 1 बार ब्रश करता है, मान लो 1 ट्यूब 1 महीना चलता है, तो अगर 2 बार ब्रश करेगा तो 1 महीने में 2 ट्यूब खरीदेगा। अगर 2 टूथपेस्ट का ट्यूब खरीदता है तो कंपनी की सेल डबल हो गई, राइट। लेकिन क्या कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नो। क्या कंपनी नए मार्केट में गई, नो। कंपनी ने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही कंजम्पशन को बढ़ाया। तो अगर कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया जाए, किसी तरह से कंजम्पशन को बढ़ाया जाए सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट के साथ, सो दैट इज व्हाट, मार्केट पेनिट्रेशन। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल सही सोच रहे होगे आप, आपके दिमाग में भी यही आया होगा, दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या है मेरा, मार्केट पेनिट्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ मोटर कंपनी वेंचर्स इनटू फॉरेन मार्केट चली जाती है एक मोटर कंपनी। तो हम क्या देख रहे हैं इस स्टेटमेंट में, क्या हमें कोई नए प्रोडक्ट का इंडिकेशन है, नहीं। मोटर कंपनी है, कार बनाती है मान लो,
और वो क्या कर रही है कि फॉरेन मार्केट में चली जाती है। मान लो इंडिया की कंपनी थी, उसने श्रीलंका में अपना अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो फॉरेन मार्केट में जाना, तो नया मार्केट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन नया प्रोडक्ट थोड़ी है, ये नहीं है ना। फॉरेन मार्केट में भी जाना, जोग्राफिकल मार्केट का चेंज होना इज ऑल्सो अ मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिखा ना हमने, तो हम इसको यहाँ न्यू जोग्राफिकल मार्केट भी मेंशन कर दें। तो नए जोग्राफिकल मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से क्या है मेरा, वो भी मार्केट डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। अ लीडिंग लेडी गारमेंट brand launches new product line for women above 40 years of age। 40 साल की ऊपर की लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए इस ब्रांड ने क्या किया है, एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया है। 40 ईयर्स से एवब की वुमेन के लिए ब्रांड ने क्या किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अब मुझे ये बताओ, ये कौन सी स्ट्रैटेजी होगी। 40 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए क्या किया है, एक नया ब्रांड, एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया है। तो देखो प्रोडक्ट लाइन क्या है, नया है, तो प्रोडक्ट तो मेरा न्यू हो गया। और दे हैव लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट फॉर वुमेन अबव 40 इयर्स ऑफ एज। और आप जानते हैं एज इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर, और एज के आधार पे वी कैन फाइंड द सेगमेंट, हम मार्केट को डिसाइड कर सकते हैं एज और जेंडर के आधार पर। आप याद करो, हमने एक एग्जांपल लिया था फेयर एंड हैंडसम का। तो फेयर एंड हैंडसम के समय में इमामी ने किस आधार पर डिवाइड किया था मार्केट को, तो जेंडर के आधार पर किया था, मेल एंड फीमेल सेगमेंट। और मेल सेगमेंट के लिए एक ब्यूटी क्रीम लॉन्च किया था। तो हम जेंडर के आधार पे भी मार्केट डिसाइड कर सकते हैं, हम एज के आधार पे भी मार्केट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केट क्या हो जा रहा है, नया हो जा रहा है। ये मार्केट भी न्यू है मेरा, और प्रोडक्ट भी न्यू है। प्रोडक्ट तो न्यू है ही, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट भी न्यू है। मार्केट में कंफ्यूजन था, तो एज के आधार पे भी मार्केट डिसाइड हो सकता है। और सर्टेनली इट इज अ न्यू सेगमेंट, 40 इयर्स एज के ऊपर की महिलाओं के लिए ही इसने लॉन्च किया है। तो ये तो एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया। सो दिस इज बेसिकली माई डाइवर्सिफिकेशन, जिसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो ये आंसर क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। सर दिस इज नॉट द केस ऑफ इंटेंसिफिकेशन, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज अ न्यू प्रोडक्ट लाइन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर अ न्यू मार्केट। प्रोडक्ट लाइन नया है, मार्केट नया है, तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। सो दिस इज योर एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। कितने ऑप्शन हैं, 3, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलते हैं नंबर 2, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, एंड वी नो दैट इन द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मार्केट इज गोइंग टू बी न्यू एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी न्यू, है ना। क्या बोलोगे, फर्म ऑप्टिंग डाइवर्सिफिकेशन लॉन्चेस new product or business into new market। ठीक है, और in other words we can say it is, या ऐसे सोचो, when a firm tries to grow and expand by diversifying in various products, it is growth by diversification। जैसा अभी हमने देखा था उस लेडी गारमेंट ब्रांड में, है ना, दैट इज ग्रोथ बाय डाइवर्सिफिकेशन, राइट, दैट इज ग्रोथ बाय डाइवर्सिफिकेशन। क्या कर सकते हैं हम, तो हमने कहा सर न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस इनटू न्यू मार्केट।
लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस इनटू न्यू मार्केट। तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में हम लॉन्च करते हैं एंड डेफिनेटली वी विल बी नीडिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी। हो सकता है न्यू सेट ऑफ स्किल की जरूरत हो, न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, न्यू प्रोसेसेस हमें डेवलप करने पड़े, न्यू प्लांट लगाना पड़े, दीज थिंग्स विल हैपन, है ना। दैट इज़ वाई जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ कॉस्ट भी आपका ज़्यादा आएगा और साथ ही साथ ये ज़्यादा रिस्क भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वी से दैट इसको अगर इंक्लूड करना चाहें तो आपके तो इट इज़ डिफाइंड as entry into new product, new market involving substantially different skills, technology and knowledge। बिल्कुल नए बिजनेस में जा रहे हो ना आप, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो यू विल हैव डिफरेंट, यू विल बी नीडिंग डिफरेंट स्किल, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट नॉलेज। फिर से विप्रो का एग्जांपल लाओ दिमाग में, आपने क्या कहा, पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया उन्होंने, कहाँ वो एडिबल ऑयल के बिजनेस में थे और कहाँ फिर कहाँ चले गए, आईटी में चले गए। तो सर्टेनली दे नीडेड न्यू सेट ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। सो दिस विल हैपन इन द केस ऑफ व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। आ जाओ मुद्दे पे आते हैं एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स डाइवर्सिफिकेशन की कि कैसे काम करेगा ये। हेडिंग करना, बेस्ड ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, इसके आधार पे डाइवर्सिफिकेशन दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, इसके आधार पे डाइवर्सिफिकेशन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इस आधार पे कि इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, डाइवर्सिफिकेशन को दो कैटेगरी में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, राइट। अब ये कैटेगरीज कौन कौन से हैं इसको हमें समझने की आवश्यकता है, करेक्ट। सो वी विल पुट अ नोट सेक्शन हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जरा देखो, क्वालिटी आइसक्रीम की बात करो, क्वालिटी आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम कैसे बनता है, अगर आप इसका एक रफ प्रोसेस देखो, अगर इसका मैं प्रोडक्ट प्रोसेस चेन बताऊं आपको, प्रोडक्ट मार्केट चेन बताऊं, तो क्या होता है ये प्रोसेस, प्रोडक्ट प्रोसेस मार्केट चेन इन द केस ऑफ आइसक्रीम। तो कहाँ से ये आप शुरू करते हो इस प्रोसेस को, तो आपने कहा सर फार्मर्स होते हैं जहाँ से बेसिकली मिल्क को कलेक्ट किया जाता है, करेक्ट है ना। फार्मर से क्या किया जाता है, मिल्क को लाया जाता है, मिल्क खरीदा गया। इस मिल्क को खरीदने के बाद जब ये प्लांट में आएगा तो इसकी स्किमिंग होती है। स्किमिंग का मतलब हुआ कि इसमें से क्रीम निकाला जाता है। स्किमिंग के साथ साथ इसका पॉस्चराइजेशन भी होता है, तो पॉस्चराइज किया गया और स्किमिंग करी गई मिल्क को। स्किमिंग एंड पॉस्चराइजेशन के बाद व्हाट यू डू, यू विल बी यूजिंग सम केमिकल्स, है ना। आप कुछ केमिकल्स ऐड करोगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करोगे, जिस तरह का आइसक्रीम आप बना रहे हो अकॉर्डिंगली, और फिर उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या कर लिया जाएगा, फ्रीज कर लिया जाएगा, पैकेज एंड फ्रीज या फ्रीज एंड पैकेज, ठीक है। और फिर वो पैकेज जो है वो भेज दिया जाता है स्टोर में, और फिर स्टोर से कस्टमर उसको बाई कर सकते हैं। दिस इज अ चेन, इस तरह से ये कस्टमर तक पहुंचता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, करेक्ट। अब क्या किया आइसक्रीम ने, इस ब्रांड ने, इन्होंने क्या किया कि जब मिल्क आया, मिल्क स्किम हुआ, पॉस्चराइज हुआ, तो यहां से सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क को हमने बाहर निकाला और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया प्रोडक्ट बनाया। दैट प्रोडक्ट वाज कर्ड, दही। तो जरा गौर करो व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ। दिस इज माय न्यू प्रोडक्ट, इट हैज इट्स ओन मार्केट। दिस इज माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस चेन, प्रोडक्ट मार्केट चेन। जो मेरा नया प्रोडक्ट है, आप गौर से देखो तो आपको नया प्रोडक्ट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट चेन से एक लूप लाइक मैनर में आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। सो इट इज कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर। आप ये नहीं कह सकते कि नया प्रोडक्ट का पुराने प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं जो नया प्रोडक्ट है वो बेसिकली पुराने प्रोडक्ट से ही स्पिन ऑफ है, पुराने प्रोडक्ट से नहीं, पुराने प्रोडक्ट मार्केट चेन से स्पिन ऑफ है, यहीं से स्पिन ऑफ है, क्योंकि इसी के एक स्टेप से वो मटेरियल हम बाहर निकाल रहे हैं और उसी मटेरियल से दूसरा प्रोडक्ट बना दे रहे हैं।
यानी कि जो मेरा नया प्रोडक्ट है, दैट न्यू प्रोडक्ट इज इन सम मैनर इज रिलेटेड विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट चेन। ये किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट चेन से रिलेटेड है। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट चेन से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। हम डाइवर्सिफाई जरूर कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट नए मार्केट में जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट से रिलेटेड है, तो ये हो गया रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और इन अदर टर्म्स दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक। क्या कहते हैं इसको? हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो आप इसको रिलेटेड कह लो या आप इसको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कह लो। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कह लो, जहां आपका जो नया प्रोडक्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट चेन से, इसको क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया प्रोडक्ट मार्केट चेन से ही बाइफर्केशन है, उसी से स्पिन ऑफ हो रहा है ना, और वो रिलेटेड है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से। आपका जो नया प्रोडक्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक। देखो आपने क्या कहा? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस से कैसा रिलेशन है, क्या वो रिलेटेड है या वो रिलेटेड नहीं है? दो ही बातें हो सकती हैं। अगर वो रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक। रिलेटेड को ही कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वो रिलेटेड ना हो, तो मैं नोट सेक्शन को एक्सटेंड करूंगा और दूसरे पे चलो। अब टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा। अब टाटा कॉन्ग्लोमेरेट की एग्जांपल ले लेते हैं हम। टाटा कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। देखो क्या हुआ, जब टाटा को मोटर में ऑपरेट करना है, इसके लिए टाटा ने एक यूनिट लॉन्च किया जिसका नाम है टाटा मोटर्स, ठीक है। ये एक बिजनेस हो गया। और फिर आईटी सेक्टर में काम करने के लिए टाटा ने एक यूनिट लॉन्च किया जिसका नाम है टीसीएस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टाटा मोटर्स और टीसीएस में कोई रिलेशन है? क्या मार्केट का या प्रोडक्ट का कोई रिलेशन है? आपके तो सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। अगर मान लो इनको पावर में जाना था तो इन्होंने क्या किया? टाटा पावर लॉन्च कर दिया। स्टील ले लो, क्या लॉन्च कर दिया? टाटा स्टील लॉन्च कर दिया। इन्हें मोटर में जाना था तो इन्होंने क्या कर दिया? टाटा मोटर्स लॉन्च कर दिया। राइट। सो जरा गौर करिए, ये सारे के सारे बिजनेसेस क्या है? डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी तो डाइवर्सिफिकेशन है। यस, लेकिन क्या ये रिलेटेड है? तो कहते तो आप नहीं। तो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। एक हो गया कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड। कॉन्सेंट्रिक मीन्स व्हाट? रिलेटेड। कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स अनरिलेटेड। इसीलिए टाटा को टाटा कॉन्ग्लोमेरेट आप कह सकते हो, बिकॉज टाटा इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, एंड कॉन्ग्लोमेरेट इज बेसिकली व्हाट? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो दो डाइवर्सिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो कॉन्सेंट्रिक हो गया, नहीं है तो कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। तो टू ब्रॉड कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हो? बांट सकते हो डाइवर्सिफिकेशन को बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप क्या बोलोगे? टू ब्रॉड कैटेगरीज तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। आ जाते हैं पहला, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। पहले पता है कॉन्सेंट्रिक को लिखना चाहिए हमें। पहले किसको लिखना चाहिए? कॉन्सेंट्रिक को, फिर कॉन्ग्लोमेरेट को। पहले लिखते हैं किसको? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, और फिर लिखते हैं कॉन्ग्लोमेरेट को। कोई खास रीजन नहीं, कोई खास रीजन नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया? अनरिलेटेड, और ये क्या हो गया? रिलेटेड। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, है ना? एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब हमने कहा ना, अब बताओ रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, ठीक है। टाटा एक्वायर्स कोरस। टाटा स्टील ने कोरस स्टील को एक्वायर कर लिया, ठीक है। कैसा हुआ? रिलेटेड हुआ या अनरिलेटेड हुआ? क्या बोलोगे आप? ये तो सर रिलेटेड हो गया। ये कैसा हो गया? रिलेटेड हो गया ना। हमने क्या कहा? क्वालिटी आइसक्रीम लॉन्चेस कर्ड, ये भी कैसा हो गया? तो आप बोलोगे सर ये भी रिलेटेड हो गया, ये भी रिलेटेड हो गया। विप्रो एंटर्स इनटू आईटी फील्ड,
विप्रो ने आईटी फील्ड में एंटर किया, तो ये क्या हो गया पूरी तरह से, ये अनरिलेटेड हो गया ना। अगर विप्रो आईटी फील्ड में आता है तो अनरिलेटेड हो गया, क्योंकि विप्रो पहले क्या था, एडिबल ऑयल में था। दिस इज व्हाट, अनरिलेटेड। सो व्हाट यू हैव टू सी कि जो नया प्रोडक्ट है उसका एग्जिस्टिंग के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग के साथ रिलेटेड है तब तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगा, कॉन्सेंट्रिक। और अगर रिलेटेड नहीं है तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगा, मीन्स कॉन्ग्लोमेरेट। चलो, वी विल स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट को करेंगे, ग्रोथ को कंप्लीट करेंगे, और बाकी के कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो वी स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थॉरली पढ़िएगा, अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगले लेक्चर को देखने से पहले। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।